प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिंधु सभ्यता भारतीय इतिहास में कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में ज्ञात है, क्योंकि इस समय प्रस्तर एवं ताम्र के साथ साथ कांस्य के प्रयोग के साक्ष्य भी उपलब्ध है। भारतीय इतिहास में यह प्रथम नगरीय क्रांति की प्रतीक भी है, क्योंकि उत्खनन में व्यवस्थित एवं नियोजित ढंग से आवासित कई महत्वपूर्ण नगरों के अवशेष यहाँ से मिले हैं। व्यापार एवं व्यापारिक गतिविधियों को विशेष महत्व दिया जाता था। सैंधव वासियों का जीवन के प्रति शांतिवादी दृष्टिकोण ज्ञात होता है, क्योंकि उत्खनन में युद्धों में प्रयुक्त होने वाले न तो तीक्ष्ण आयुध पर्याप्त मात्रा में मिले हैं और न ही रक्षात्मक उपकरण जैसे ढाल, कवच इत्यादि। सैंधव वासियों का जीवन के प्रति समष्टिवादी दृष्टिकोण था, जिसकी पुष्टि उत्खनन में प्राप्त सार्वजनिक महत्व के भवनों से होती है। कालीबंगा की विशिष्ट विशेषता है कि सिंधु पूर्व की किलेबंदी युक्त ग्रामीण बस्ती के अवशेषों की प्राप्ति, जो इस सभ्यता के क्रमिक विकास को पुष्ट करती है। द्रष्टव्य है कि जुते हुए खेत के अवशेष और हल के प्रयोग के साक्ष्य एकमात्र कालीबंगा से मिले हैं। यहाँ के निचले टीले में कच्ची ईंटों का प्रयोग व जल निकास प्रणाली का अभाव यहाँ के लोगों की अन्य नगरों की तुलना में दीनहीन स्थिति का द्योतक है। सिंधु सभ्यता से संबंधित गोदीबाड़ा या बंदरगाह के अवशेष लोथल से मिले हैं, जो 216 मीटर लंबा, 36 मीटर चौड़ा व 3 मीटर गहरा पक्की ईंटों से निर्मित है, और ये समस्त सैंधव स्थलों में ईंटों से निर्मित सबसे विस्तृत संरचना है। लेसनिक ने इसे गोदीबाड़ा के स्थान पर पानी इकट्ठा करने वाले क्षेत्र के रूप में विहित किया है। रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त चावल की भूसी तथा कालीबंगा से जले हुए चावल का साक्ष्य इस कृषि जन्य उपज को इंगित करता है। लोथल से प्राप्त गोदीबाड़ा के अवशेष, मोहर पर अंकित जहाज का चित्र, मोहनजोदड़ो व लोथल से प्राप्त नावों के नमूने सैंधव वासियों की जलीय यात्राओं और गतिविधियों को पुष्ट करते हैं। मोहनजोदड़ो से रजत पात्र से लिपटे हुए वस्त्र खंड की प्राप्ति, आलमगीरपुर व कालीबंगा से छापों के निशान वस्त्र निर्माण की तकनीक व परंपरा का संकेत करते हैं। यद्यपि सुरकोटड़ा व मोहनजोदड़ो से प्राप्त घोड़े के अस्थि पंजर, लोथल से घोड़े की मृण मूर्ति तथा राणा गुंडाई से घोड़े का जबड़ा अश्व के प्रचलन का संकेत देते हैं, लेकिन अस्थि पंजरों की अत्य अल्पता, केवल ऊपरी सतह से प्राप्ति तथा मोहरों पर इसके चित्रांकन का अभाव इस संभावना को पुष्ट करता है कि घोड़ा उनके नियमित प्रचलन में नहीं था। चहुंदड़ो एवं लोथल से प्राप्त मनके बनाने के कारखाने सैंधव वासियों की आभूषण प्रियता का संकेत देते हैं। हड़प्पा एवं चहुंदड़ो से प्राप्त एक ही प्रकार की ताम्र निर्मित बैलगाड़ियों के साक्ष्य सैंधव वासियों के शिल्प कौशल के परिचायक हैं।
सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन मुख्यतः दुर्गीकरण की योजना पर आधारित है, जिसमें पश्चिमी भाग दुर्गीकृत है जबकि पूर्वी भाग सामान्यतः अदुर्गीकृत है, जो व्यक्तिगत आवास हेतु प्रयुक्त किया जाता था। उल्लेखनीय है कि कालीबंगा के दोनों टीले सुरक्षा प्राचीरों से आवृत है, जबकि धोलावीरा 3 खंडों में विभक्त है, जिसमें प्रथम 2 भाग ही दुर्गीकृत है। सैंधव नगर नियोजन का विशिष्ट एवं मौलिक पक्ष है जल निकास प्रणाली एवं बहुतायत से पक्की ईंटों का प्रयोग। संपूर्ण सैंधव नगर समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई सड़कों से आवृत है, जिसके कारण पूरा नगर क्षेत्र कई आयताकार व वर्गाकार खंडों में विभक्त हो गया है, जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कस या चेस बोर्ड पैटर्न तथा जाल पद्धति के नाम से जाना जाता है। विभिन्न सैंधव स्थलों से प्राप्त सार्वजनिक महत्व के स्थान पुरोहितावास, अन्नागार, सभा भवन, विद्यालय, विशाल स्नानागार आदि। सिंधुवासियों के भवन उनकी कलात्मक एवं सौंदर्यपरक अभिरुचि के स्थान पर उपयोगितावादी एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण को पुष्ट करते हैं। आंशिक रूप से मेसोपोटामिया में पक्की ईंटों का प्रयोग ज्ञात है, तो क्रीट में जल निकास प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता में दोनों विकसित रूप में द्रष्टव्य हैं। नालियाँ ईंटों या मिट्टी के टूटे बर्तनों से निर्मित की जाती थी। उत्खनन में ईंट या पत्थर से ढकी हुई तथा खुली दोनों प्रकार की नालियों के साक्ष्य मिले हैं। काष्ठ निर्मित नाली का एकमात्र साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। जल निकास प्रणाली का मुख्य अभाव यह है कि कई नालियां कुएं में जाकर मिल जाती थी, जिससे पानी प्रदूषित हो जाने की संभावना थी। कमरे में प्रवेश द्वार मध्यम भाग की अपेक्षा कोने में निर्मित है, जिसका कारण यह रहा होगा कि कमरे का अधिकाधिक उपयोग हो सके और आवरण भी बना रहे। अब हम देखेंगे सिंधु सभ्यता की प्रमुख कृषि जन्य उपजें, अर्थात यहाँ पर कौन कौन सी मुख्य फसलें उत्पादित होती थी। गेहूँ, जौ, तिल, मटर, राई, तरबूज, खरबूज, बाजरा, चावल एवं कपास। कपास सैंधववासियों की मूल उपज थी, जिसे समकालीन सभ्यताओं में सिंडन के रूप में विहित किया गया है। सेलखड़ी से निर्मित नींबू की पत्ती के आधार पर इस कृषिजन्य उपज को भी स्वीकार किया गया है, तो अनार एवं नारियल के बर्तन पर इनके चित्र इनकी उपज की संभावनाओं को पुष्ट करते हैं। सामान्यतः हड़प्पावासी बाढ़ से आवृत मैदानों में नवंबर से अपनी फसल बो देते थे एवं अगली बाढ़ से पूर्व ही अप्रैल में इसे काट देते थे। बलूचिस्तान एवं अफगानिस्तान क्षेत्रों में पानी को रोककर छोटे छोटे बांध निर्मित करने के साक्ष्य स्वीकार किए गए हैं। मालवण गुजरात में एक ऐसा गड्ढा मिला है जिसे नहर का प्रत्यक्ष रूप माना गया है। धोलावीरा में काफ़ी जलाशयों के अवशेष मिले हैं, जिनमें कई प्राकृतिक चट्टानों को काटकर निर्मित किए गए हैं। सिंधु सभ्यता में प्रमुख औद्योगिक शिल्प हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रमुख शिल्प थे। इनमें मन के निर्माण, ईंट निर्माण भवन, आभूषण मोहरें
ताम्र कांस्य उपकरण, मूर्तियां, वस्त्र निर्माण और मन के निर्माण सैंधव वासियों का सबसे महत्वपूर्ण शिल्प था, जिसके साक्ष्य चहुंदड़ो एवं लोथल से मिले हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।